ये स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो हम आज आर्किटेक्चर देखने वाले जीएसपी का, कि जीएसपी का आर्किटेक्चर कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था और ये एग्जांपल बड़ा अच्छा था, तो मैं सोचा आपको ये शो करवा दूं। तो आप देख सकते थे जावा वेब सर्वर नीड्स अ जेएसपी इंजन। ठीक है, एक जेएसपी इंजन होता है जो जावा को लगता है, जिससे वो अपने जो जेएसपी की जो पेजेस होते हैं वो सबको रन करवाता है। ठीक है, एक वेब सर्वर लगता है। दैट इज अ कंटेनर, दैट इज अ कंटेनर टू प्रोसेस जीएसपी पेजेस, मतलब प्रोसेस करने के लिए एक कंटेनर टाइप होता है। ठीक है, द जीएसपी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग रिक्वेस्ट फॉर जीएसपी पेजेस। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीएसपी कंटेनर। ठीक है, दिस ट्यूटोरियल मेक्स यूज ऑफ अपाचे व्हिच हैज बिल्ट इन जीएसपी कंटेनर फॉर सपोर्ट जीएसपी पेजेस डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो अपाचे वाला है, तो जो हमने इंस्टॉल किया अपाचे टॉमकैट सर्वर, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कंटेनर। ठीक है, उसको हम कंटेनर भी बोलते हैं और सर्वर भी बोलते हैं। A JSP container works with the web server to provide the runtime environment and other services as JSP needs. ठीक है, it knows how to understand the special element that are part of JSPs. Special element जो हमने कल देखे कौन से थे? एक्सक्लेमेशन टैग और एक्सप्रेशन टैग, सॉरी कौन सा था? स्क्रिप्टेड टैग था सबसे पहले हमने देखे, फिर एक्सप्रेशन टैग हमने देखे और फिर डिक्लेरेशन टैग हमने देखे, है ना? 3 टैग देखे थे हमने। तो ये सारे जो टैग होते हैं वो सबको समझता कौन है? तो वो सबको कंटेनर समझता, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, आप लोग ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे क्लाइंट है ये, वो कोई भी मशीन यूज कर सकता है, चाहे मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, है ना? वो क्या करता है, इंटरनेट पे जाता है, ब्राउजर पे जाके एक यूआरएल को हिट मारता है। ठीक है, जब वो हिट मारता है तो फिर क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर पे, और यही सर्वर को हम कंटेनर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंटेनर के ऊपर पेजेस हमारे स्टोर होते हैं, जेएसपी फाइल स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं। फिर इसके अंदर जो भी प्रोसेस होना है, जो भी लॉजिक होना है वो हो जाता है हमारा, और अगर डेटाबेस से कुछ वैल्यू निकालना है तो वो वैल्यू आ जाती है, फिर हम रिटर्न यूजर को दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। ठीक है, और अगर हम डीप में देखें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, द फॉलोइंग स्टेप एक्सप्लेन हाउ द वेब सर्वर क्रिएट्स द वेब पेज यूजिंग जीएसपी। ठीक है, as within a normal page your browser sends an http request to the web server। ये जो रिक्वेस्ट आपने हिट मारे ना, ये पेज का नाम डाल के, तो ये http रिक्वेस्ट आप वेब सर्वर पे हिट मारते हो। जैसे ये हिट हुई तो होता क्या है, the web server recognize that the http request is for JSP page and forward it to a JSP engine। जैसे आपने यहाँ पे हिट मारे इंटरनेट पे, वो देखता है कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए, फिर उसको वो प्रोजेक्ट के पर वहाँ पे सर्वर पे भेज देता है। ठीक है, दिस इज डन बाय द यूजिंग द यूआरएल और जेएसपी पेज व्हिच एंड्स विद .jsp इंस्टेड ऑफ html। ठीक है, .jsp एक्सटेंशन हमने देखे, जावा सर्वर पेजेस का एक्सटेंशन था, बल्कि html नहीं था। वहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे तब हमने html यूज किए थे, लेकिन बाद में हमने JSP यूज किया। ठीक है, the JSP engine loads the JSP page from disk and converts it into a servlet। मतलब सबसे पहले JSP पेज रिट्राई होता है, फिर उसके बाद वो सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सर्वलेट कंटेंट। ठीक है, this conversion is very simple in which all template text is converted to println method या statement। मतलब जितना भी HTML का कोड होता है वो सारा जावा के कोड में कन्वर्ट होता है, और प्रिंट एल मेथड के अंदर उसको सबको प्रिंट करवा दिया जाता है। ठीक है, एंड ऑल जेएसपी एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड टू अ जावा कोड। मतलब एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, h1 टैग, बॉडी टैग, एचटीएमएल टैग, वो सब जेएसपी एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं जावा कोड के अंदर। ठीक है, दिस कोड इम्प्लीमेंट्स द करस्पॉन्डिंग डायनामिक बिहेवियर ऑफ पेजेस। ठीक है, और the JSP page engine compile the servlet into an executable class and forward the original request to servlet। आगे समझाऊंगा इसको मैं। A part of the web server
call the servlet engine, load the servlet class and execute it. During the execution, the servlet produce an output in HTML format. तो ये यहाँ पे ये वाले जो एग्जांपल है मैं आपको नीचे समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल है इसको देखते हैं, ठीक है। क्लाइंट की मशीन है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को सभी को? हेलो? यस सर। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। क्लाइंट की मशीन है। क्लाइंट ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसने एक रिक्वेस्ट डाला hello डॉट जेएसपी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई हमारे सर्वर विद जेएसपी कंटेनर, मतलब हमारा जो कंटेनर है उसके ऊपर। अरे ये अभी लिखे हमने जेएसपी कंटेनर पे, और ये कंटेनर के अंदर हमारा जो है ये सर्वर भी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि अपाचे टॉमकैट सर्वर। अब ये जब जैसे हमने hello डॉट जेएसपी इसके ऊपर एंटर मारा तो ये कंटेनर ने देखा कि भैया मेरे पास hello डॉट जेएसपी कोई कर फाइल है क्या, उसको मिल गया। उसने बोला चलो भाई मेरे पास तो है। फिर क्या करा उसने, वो फाइल को कन्वर्ट किया hello सर्वलेट डॉट जेएसपी में। देखो अभी अपने ऊपर में पढ़े कि वो जो जितने पेजेस है वो सारे जो है कन्वर्ट हो जाते हैं सर्वलेट के अंदर, ठीक है। तो उसने यहाँ पे कन्वर्ट किया, और इस फेज को बोला जाता है जेएसपी से जब वो डॉट जावा में कन्वर्ट होता है उसको ट्रांसलेशन फेज बोला जाता है, ठीक है। अब जब वो डॉट जावा फाइल हो गई तो फिर वो कंपाइल होती है। वो कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल बन जाती है, और इसको रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये होती है एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस सर्वर पे आती है। सर्वर पे आने के बाद फिर हमारे ब्राउजर के ऊपर आउटपुट आ जाता है कुछ इस तरह से, HTML हेलो HTML, कुछ इस तरह से हमको आउटपुट देखने को मिलता है। ये पूरी प्रोसेस होती है। आप खुद ही देखो कि आप कोई वेब पेज के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये HTML है ना, तो मैं यहाँ से M निकाल देता हूँ और फिर से डाल के अगर फिर मैं जैसे एंटर मारूंगा तो इतनी चीजें होंगी, ये यहाँ पे जाएगा, ये प्रोसेस होगा, ये होगा, कंपाइल होगा, ये होगा। और देखो कितने तुरंत होता है ये आप देख सकते हैं। कितने मतलब कितने सेकंड ले रहा है ये, मुश्किल से 5 से 6 या 7 सेकंड ये मुश्किल से लेगा। हालांकि हमारा ये ऑलरेडी लोडेड था तो थोड़ा बहुत तो कैश से आ गया, नहीं तो अगर हम फर्स्ट टाइम इसे लोड करेंगे तो तकरीबन 7 या 8 सेकंड तो ले ही लेता है, ठीक है। और फिर कुछ डिपेंड करता है हमारे नेट के ऊपर कि हमारा नेट कितना फास्ट है कितना स्लो है, ठीक है। तो अभी इसको दोबारा से पढ़ते हैं। A JSP engine compiles the servlet into an executable class and forward the original request to a servlet engine. ठीक है, वो रिक्वेस्ट आती है हमारे पास सर्वर के पास सब, तो वो क्या करता है उसको जेएसपी फाइल को ढूंढता है, उसको कंपाइल कर देता है, ठीक है, सर्वलेट के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। और फिर बाद में रिस्पॉन्स अमाउंट ऑफ द वेब सर्वर कॉल्ड द सर्वलेट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। The web server forward the HTTP response to your browser in the terms of static HTML content। ये सारा प्रोसेस होने के बाद सबसे लास्ट में हमको वापस से HTML का कोड रिटर्न करता है, ठीक है। Finally, the web browser handles the dynamic generated HTML page inside the HTML response exactly as if it were a static page। होती डायनामिक वेबसाइट है, लेकिन जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स वो हमको देता है वो इस तरह से ऐसा लगता है कि मतलब वो स्टैटिक पेज ऑलरेडी बना बनाया रखा है, लेकिन ये पूरा डायनामिक एग्जीक्यूशन होता है। अब वो स्टैटिक और डायनामिक एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसी होती है, ये हम आगे भी देखने वाले सारी चीजें, ठीक है। समझा इतना आप लोग को, प्रोसेस समझा कैसा प्रोसेस होता है इसका जेएसपी का? अरे समझा क्या? यस सर। ठीक है, उसके बाद लाइफ साइकिल भी हम देख ही लेते यहाँ पे आगे सामने। तो वो ये कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी, द की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लाइफ साइकिल कोई भी चीज हो उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जैसे जेएसपी के हम देखें तो सबसे पहले इसका है कंपाइलेशन, हमारी फाइल कंपाइल होती है। इनिशियलाइजेशन एक मेथड होता है, वो इनिशियलाइज होता है। एग्जीक्यूशन, तो एक कुछ हम कोड करके रखते हैं जिसको हमको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। और क्लीन अप, जब सबसे लास्ट में हम उस चीज को बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्लीन हो जाता है, ठीक है। द 4 मेजर फेजेस उसने डायग्राम बना के दिया। इनिशियलाइजेशन में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला इनिशियलाइजेशन में एक मेथड कॉल होता है, तो वो है जेएसपी इनिट मेथड। ये कॉल होता है सबसे पहले जैसे हमारा ब्राउजर हिट हुआ वैसे। उसके बाद जेएसपी सर्विस, मेन लॉजिक उसके अंदर होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जितना हमको हैंडल करना है वो सब कुछ
हमारा जेएसपी सर्विस मेथड हैंडल करता है, और उसके बाद जैसे हम ब्राउजर से इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। समझा आप लोग को? यस सर। Yes, sir. जेएसपी कंपाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले वो पार्सिंग होती है और उसके बाद टर्निंग द जेएसपी इनटू सर्वलेट, और ट्रांसलेशन फेज जो होता है हमारा जेएसपी से सर्वलेट में जो कन्वर्जन होता है वो होता है कंपाइलेशन में। फिर उसके बाद जो सर्वलेट बन जाने का तो फाइल कंपाइल होती है। तो ये जेएसपी कंपाइलेशन में इतना सब कुछ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कंपाइलेशन में इनिशियलाइजेशन में जेएसपी इनिट मेथड है, उसके अंदर आप कोई पार्ट लिख के रख दो कि ये एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूशन के ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस के पहले वो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। और जेएसपी सर्विस मेथड है, ये मैं आपको बताऊंगा सारे मेथड्स कहाँ पे, अभी दिखते तो है ही नहीं लेकिन होते हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट होती है गेट और पोस्ट की, वो सब कुछ हैंडल कौन करता है? जेएसपी एग्जीक्यूशन वाला मेथड, ठीक है। और जब हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं तो जेएसपी क्लीनअप कॉल हो जाता है, मतलब जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, और जितना कुछ हमारे ब्राउजर ने लोड वगैरह करके रखा है वो सब कुछ क्लोज हो जाता है, क्लियर हो जाता है। गॉट इट? Yes, sir. अब जैसे कि कल हमने देखे जावा स्क्रिप्टलेट टैग, जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आप स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर सकते हो, ये उसका जो है क्या बोल सकते हैं हम, जनरल सिंटैक्स है, ठीक है। ये ट्राई भी की है हमने, ठीक है, और ट्राई कर सकते हैं हम इसको। अगर आप रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एड्रेस, ये रिक्वेस्ट मेथड है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट मेथड कहाँ से आई है मैं आपको बताना था, है ना। तो ये देखो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, पहले काम ही करते हैं कि हम जो है ना हमारा वेब एप्लीकेशन जो है इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद वो इजीली हमको शो हो जाएगा। आप लोग सब अपना जो वेब एप्लीकेशन है ना उसको रन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये बिलोंग करता है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास को, ठीक है। दिस इज द एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट जितने भी हम भेजते हैं उस सबको हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम डील करेंगे। वैसे ही रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, ये बनता है एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास से, ठीक है। एक होता है आउट ऑब्जेक्ट जो बनता है प्रिंट राइटर क्लास से। वेब ब्राउजर के ऊपर अगर हमको प्रिंट करवाना है, कल ही हमने ये चीज देखी है, तो हम यूज करते हैं आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। तो ये वेब ब्राउजर के ऊपर आउटपुट आ जाता है। और अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करें तो इसका आउटपुट कंसोल में आता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा आप लोग को, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पे थेरी आई है तो इसलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये सब का सारी चीजों का प्रैक्टिकल हम देखेंगे, जितने भी वहाँ पे आपको ये दिख रहे ऑब्जेक्ट ये सबको हम यूज भी करेंगे, ठीक है। सेशन, दिस इज द एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एचटीटीपी सेशन क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑलरेडी बना बना हमको मिल जाता है, डायरेक्ट इसको यूज करो, बस इतना ही होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज एक्सेप्शन, ये सारे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, धीरे धीरे करके हम सबको देख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करना, वो रन हो चुका है। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है ये बने कहाँ पे है, ठीक है। जो मेथड्स अभी हमने देखे वो कहाँ पे है, ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज ब्राउजर को, और यहाँ से हम आ जाते हैं वेब पेजेस के अंदर। ये देखो वेब एप्लीकेशन में आप लोग को इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज दिख रहा है क्या सभी को? जावा सर्वर पेज यस फाइल, सर। ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो आप, तो आप देख सकते हैं व्यू सर्वलेट का एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे व्यू सर्वलेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा फाइल आपको दिख रही है। तो ये फाइल और ये फाइल दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों के अंदर। डिफरेंस क्या है कि एक जो फाइल है हमारे पास वो जेएसपी फाइल है, और एक जो है वो जावा फाइल है। कन्वर्जन हो चुका है उसका, ठीक है। ट्रांसलेशन फेज जो था उसका वो हो चुका है।
ये देखो इधर अच्छे से अगर आप लोग ध्यान दो तो आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम अगर देखें यहाँ पे जीएसपी सर्विस, ठीक है, जीएसपी अंडरस्कोर जीएसपी सर्विस मेथड जो सारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए होता है। आप उसके अंदर देखोगे तो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट्स हमने देखे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो इधर ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से आया है, ये दिख रहा है आपको। ये हैंडल कौन कर रहा है? जेएसपी सर्विस। जेएसपी इनिट है जिसको अभी तक हमने कुछ भी लिखा नहीं उसके अंदर। जेएसपी डिस्ट्रॉय है उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब इनिशियलाइजेशन में भी कुछ नहीं करवा रहे हम, डिस्ट्रॉय में भी फिलहाल कुछ नहीं करवा रहे, ठीक है। रही बात सर्विस की, तो सर्विस में हम कुछ जो हमको करवाना है करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो गेट है या पोस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो है हमारे, आप देख सकते हैं पेज कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है पेज कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज कंटेक्स्ट दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, सेशन, ये देखो यहाँ पे एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट सेशन, ठीक है। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे है क्या, जी हाँ, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन। सर्वलेट कॉन्फ़िग का कॉन्फ़िग, जेएसपी राइटर का आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर देखिए आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है प्रिंट राइटर का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जेएसपी राइटर दिया, ठीक है, चल जाता है। या फिर प्रिंट राइटर है क्या, नहीं है यहाँ पे, ओके कोई नहीं। आगे जब आउटपुट देखेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है पेज। जेएसपी राइटर का एक और ऑब्जेक्ट है अंडरस्कोर जेएसपीएक्स अंडरस्कोर आउट, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमको दे दिए जाते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है पूरा ट्राई कैच के अंदर होता है। आप अगर यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग को कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डीप में है ये। एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को HTML लिखा हुआ, वही HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन किसके अंदर लिखा है, आउटडॉट राइट मेथड के अंदर, ठीक है। उसके नीचे क्या है, हेड, ये देखो यहाँ पे हेड है। उसके नीचे क्या है, मेटा कोड है वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होम, फिर क्या है हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर इतना 3 लाइन का कोड है, आप देख सकते हैं बॉडी टैग उसके अंदर 3 लाइन का कोड और HTML क्लोज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जितना भी JSP है वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है HTML के अंदर और वो आ जाता है आउटडॉट राइट मेथड के अंदर और फिर ये प्रिंट होना शुरू होता है। ये प्रिंट कहाँ पे होता है, ब्राउजर के ऊपर। समझा कि अभी आप लोग को सारी चीजें समझ में आई Yes, sir. Yes, sir. कि अंदर क्या क्या होता है। अब क्या बचता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर और देख लेता हूँ मैं आपको यहाँ से क्या बताना है। ओके, तो मैं ये गैस करके चल रहा हूँ कि आप लोग को इसका पूरा फ्लो जो है वो समझ में आ चुका है, जेएसपी कैसे रन होता है और कौन सा उसको सर्वर लगता है, क्या उसका कंटेनर होता है, कौन सी रिक्वेस्ट वो सब हैंडल करता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट डॉट जेएसपी के अंदर जो कि हमने लास्ट टाइम किया था यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म है हमारा और हमने यहाँ पे क्या किया था, सबको प्रिंट करवा के चेक किया है हमने। तो प्रिंट कैसे करवाया, रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तो यूआरएल में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है और वो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने बोले भैया जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू और पैरामीटर को फेच करना है तो हमने एक मेथड यूज किया गेट पैरामीटर और वो पैरामीटर का नेम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर का नेम डालना है, कुछ लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज डाल के रख दिए, यहाँ पे वैल्यूज नहीं डालना, यहाँ पे पैरामीटर का नेम रहेगा। गेट, ये नाम आप पढ़ो, ये मेथड्स को समझो आप लोग कि रिक्वेस्ट जो आ रही है उसके अंदर जो पैरामीटर आ रहे हैं उसको गेट करने के लिए ये मेथड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर,
ठीक है। और इसके अंदर आपको पैरामीटर का नेम पास करना पड़ता है ताकि वो उस वैल्यू को फेच कर सके और प्रिंट करवा सके। आप क्या कर रहे हैं आप लोग, आप ईमेल है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं @zishan@gmail.com। आप क्या कर रहे हैं, गेट पैरामीटर फुल नेम में आप क्या लिख दे रहे हैं, सैयद ज़ीशान अली। ये वो पॉसिबल नहीं, वो कुछ और ही नया कर दे रहे हैं। हमको प्रिंट नहीं करवाना, हमको फेच करवाना है वेरिएबल को, पैरामीटर को, है ना, जो होल्ड करके लेके आ रहे वैल्यू। आप पूरी वैल्यू प्रिंट करवा दे रहे हो, वो गलत है। ठीक है, ऐसे फोन नंबर, ब्रांच, एड्रेस सबको हमने प्रिंट करवाया। क्लियर है इतना आप लोग को अभी जीएसपी से रिलेटेड? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक हम छोटा सा जीएसपी पेज बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर कंट्रोलर। ठीक है, एक हमने पेज बना लिया स्टूडेंट कंट्रोलर और एक हमारे पास है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी डिटेल जो है वो सारी जो रिडायरेक्ट हो रही थी सेम पेज के ऊपर, अब यहाँ से हम सेम पेज पे नहीं किए। अब हम बोलेंगे भैया अब नहीं, अब स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर, मतलब जैसे वो सारी जाएंगी स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सेव, और हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ student.jsp और देखते हैं कि क्या होता है फिर। यहाँ पे भी देखो सब कुछ नल नल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ फिलहाल, और ठीक है डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं, और मेल, आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं हमारा, और एड्रेस तो डाला हुआ है सीएस ब्रांच हमारी। ठीक है, सेमेस्टर डाल देते हैं हम 5, और रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं student.controller.jsp के ऊपर, और यहाँ पे सारी वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, मतलब हमने क्या किए, उसको दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दूसरे पेज के ऊपर उसको रिडायरेक्ट किया, अब हम वो वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमने लास्ट टाइम तो कर दिए थे ये चीजें। तो हम क्या करेंगे अभी, ये वाले जो है मैं इसको एक्सप्रेशन टैग से जो मैंने किया था इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और स्टूडेंट कंट्रोलर में आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर्ड स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, उसको कर देता हूँ सेव। अब क्या होगा, जैसे ही ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे आके प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको इस वैल्यूज को चेंज करना है, आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज ना हो, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करोगे आप वापस जाओगे फॉर्म के अंदर, सैयद ज़ीशान अली है तो यहाँ से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, अजहरुद्दीन कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अजहरुद्दीन सैयद। ठीक है, फोन ये ईमेल को हम चेंज कर देते हैं azhar@gmail.com, और फोन नंबर हम चेंज कर देते हैं 9326197423। पासवर्ड हम डाल देते कुछ तो भी। ठीक है, बाकी चीजें चेंज नहीं करेंगे हम। और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दूसरी डिटेल आ गई। मतलब आप दूसरे पेज के ऊपर भी ये डिटेल्स को पास कर पा रहे हो। ठीक है, ये पॉसिबल हो पा रहा है, समझे आप लोग। अब जैसे कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल google.com। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब हम गूगल के ऊपर हिट हो तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, गूगल को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं student.jsp में, और यहाँ पे मैं एक्शन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ google.com। ठीक है, और हमारा फॉर्म जैसा का वैसा, कुछ भी हमने फॉर्म के अंदर चेंजेस नहीं किए। अब क्या होगा, अब हमारा ये पेज वापस आ जाते हैं पीछे, इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, और डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारी अच्छी वाली। ठीक है, ईमेल डाल देते हैं हमारा, और ये सारी डिटेल डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ। ठीक है, ब्रांच CS हमने डाल दिया,
और सेमेस्टर डाल दिया और रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बूम google.com के ऊपर आ गए हम और इतनी सारी वैल्यूज हम लेके आए। अब गूगल का जो सर्वर है वो कहाँ पे स्टोर है, किधर को स्टोर है वो है यूएसए में। तो ये वैल्यू जा चुकी है यूएसए पे। ठीक है, कितना टाइम लगा हमको पास करने के लिए? अरे यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, कब से मुंह दुखा रहा है, मैं कुछ तो बोलो रे भाई, सुने आ रहा नहीं आ रहा, समझा नहीं समझा? 2 सेकंड लगे। क्या बोले? हाँ 2 सेकंड लगे। तो इस तरह से हम वैल्यूज को जो है पास कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू। और हम ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि ये यूआरएल के थ्रू हम पास तो कर रहे हैं और उसको हम फिर रीड भी कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए जो हमारा खुद का मैकेनिज्म हमने जो बनाया था वो कैसा बनाया था, google.com को हमने रन का जो भी कोड आएगा उसको, समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी आप लोगों को करना ही है कि आपको स्टूडेंट कंट्रोलर बनाना है, उसके ऊपर सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। फटाक से करो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक न्यू पेज बनाता हूँ मैं, जीएसपी न्यू पेज, और इसको मैं दे देता हूँ कैलकुलेशन नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, calculation.jsp, और इंडेक्स में आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म, और इसके अंदर मैं इनपुट लूंगा, इनपुट टाइप, मुझे एक्चुअली में क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, और कैलकुलेशन वाले पेज के ऊपर मुझे एडिशन शो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप यहाँ पे ले लूंगा मैं नंबर। ठीक है, और name में मैं यहाँ पे ले लूंगा वैल्यू 1। ठीक है, 1 ले लेते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और डाल देते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देता हूँ, मतलब एक और इनपुट सबमिट। और इसके अंदर नेम में, सॉरी वैल्यू में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडिशन। ठीक है, वो एडिशन इसलिए ताकि हमको पता लगे कि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे एक चीज और हम कर लेते हैं, गेट कर देता हूँ मैं इसको मेथड में, यहाँ पे मैं डाल दूंगा गेट, और जो हमारा कंट्रोलर है जिसका हमने नाम दिया है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक्शन के अंदर कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब कैसा होगा, ये दोनों वैल्यूज जो है वैल्यू 1 वैल्यू 2 calculation.jcp के ऊपर जाके सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे होम पेज के ऊपर। ठीक है, 2 वैल्यूज यहाँ पे हमारे को डालने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक चीज मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हमको दिखने में। ठीक है, प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू डबल कोड, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लीज एंटर वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ठीक है, सेव कर दिए इसको, तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा टू परफॉर्म एन एडिशन। उसके बाद बात आती है हमारे calculation.jsp की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं एडिशन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या बोलते हैं हमारा जो स्क्रिप्टलेट टैग है उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मतलब हमको तो पता है ना कि यूआरएल के अंदर आ रही है वो वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गेट पैरामीटर डबल कोड, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू 1। ठीक है, सेम चीज ऐसी करेंगे लेकिन वो होंगी वैल्यू 2 के लिए, और यहाँ पे भी हम इसको कर देते वैल्यू 2। लेकिन आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना एरर दे रहा है ये। यस सर। क्यों दे रहा है एरर? इनकम्पेटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। अब इसका Yes. सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इंटीजर डॉट पार्सिंग।
इंटीजर डॉट पास इन, मतलब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा कन्वर्जन। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो है ना हुदा, ध्यान दो यहाँ पे, ये स्ट्रिंग वैल्यू को फैच करता है। हालांकि हमको वैल्यू 1 जो चाहिए वो इंट में चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्जन करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, और उसके अंदर हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये क्यों भसक गया भाई? आप लोग का आईडी होता है कैसा? ओके, पार्स इंट, और इसके अंदर यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। और सेम चीज हम हमारे पे नीचे सेम करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और लास्ट में एक ब्रैकेट और क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे, सेव कर देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हमारी वैल्यू वन के पास, वैल्यू टू के पास, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे उसका एडिशन। तो एडिशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज ये कर देता हूँ, इन टोटल इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 कॉन्कैटिनेट टू वैल्यू 2। कॉन्कैटिनेट हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू 2। कंट्रोल शिफ्ट एफ, सेव कर दिए इसको। और यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमने देखा था आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं टोटल, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव, और आते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, और इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 5, और नीचे डाल देता हूँ मैं 10, तो 15 प्रिंट होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 15, क्या बात है, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो 5 है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट भी जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो मतलब डायनामिकली वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे 500 पास कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 500 प्लस 100 600, 1000 पास कर दिया हमने तो 1500। समझ रहे आप लोग? जैसे जैसे वैल्यू चेंज होते जाएंगी वैसे वैसे हमारी एडिशन भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। 10,000 कर दो अब इसको, क्या बात है, समझ रहे आप लोग? यस सर। तो इस तरह से हमारा जो कोड है हमेशा जब जब वो रिफ्रेश हो रहा है तब तब उसका आउटपुट भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। इंट लिया हमने तो इसकी इंट की एक लास्ट लिमिट होती है, देखते लास्ट लिमिट कहाँ तक लेके जा सकते हैं उसकी, है ना। तो काफी बड़ा मतलब नंबर्स में कितने, ये तो कितने लाख हो गए, दशक शतक हजार, 1 करोड़ हो गया हो भाई, 1,50,00,000, है ना। तो इतनी वैल्यूज तो हम यहाँ पे हैंडल कर ले रहे हैं, और तुरंत फास्ट वो एडिशन भी कर दे रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, एडिशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। फटाक से आप लोग क्या करो, इसको कॉपी करो, इंडेक्स पे हमने एक फॉर्म बनाया, कैलकुलेशन पे हमने इसको एडिशन चलो करो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग का टास्क ये है, आप लोग को सेम ऐसे ही आ, एक और फॉर्म बनाना है नीचे, या नहीं भी बनाया आप, अगर आपने इसी में से वैल्यूज पास किए ना तो भी चल जाएगा, या अलग से बनाना चाहते हैं अलग से बना लो, कोई इशू नहीं है। बस आपको करना ये है कि यहाँ पे एडिशन हुआ है, सेम उसी के नीचे आप जो है एडिशन के बदले आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। इसी तरह से आप यूजर से वैल्यू पास करते जाओ और यहाँ पे इस चीज को परफॉर्म करते जाओ, ठीक है। समझ में आया आप लोग को?
समझा sir. होगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये टास्क है, ये कल करके लेके आना आप लोग ने। Okay, sir. तो सर फिर चलो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, वो लोग को बता देना। हाँ भैया, सर मतलब एक सबमिट में 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? मतलब एक कर फॉर्म में 2 सकते सबमिट हैं, लगा सकते हैं? कर सकते हैं। बस आपको करना ये रहेगा कि यहाँ से इसको कर दो कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंजेस मत करो सिवाय ये वैल्यूज के। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू, ये जो रिपीट हो रहा है, बाकी ये वाली वैल्यू तो ऊपर से आ रही है। ठीक है, और इसको कर दो आप लोग, जैसे ये एडिशन था, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन करना है हमको ना, तो इसको आप कर दो टोटल की जगह सब। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दो सब। और रही बात ये इसकी, तो यहाँ पे ले लो वैल 1, यहाँ पे ले लो वैल 2। इसको छेड़ना नहीं, अगर इसको छेड़ोगे तो एक्सेप्शन दे देगा, एरर दे देगा। और ये एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। सेव किया हमने, ब्राउजर पे आए, आप देख सर मैं सकते ये नहीं बोल रहा। हाँ, सर मतलब जैसे कि अपन ने फॉर्म में सबमिट में वैल्यू डाले एडिशन की, तो एडिशन पे क्लिक करने के बाद वो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस डॉट जेएसपी पे जा रहा और वहाँ पे सिर्फ एडिशन का दिखा रहा। तो उसी हाँ, फॉर्म में अपन ने दूसरा सबमिट डाल सकते हैं क्या, जिसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट दे, और वो भी एडिशन पे जाने के बाद सिर्फ सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन दिखाया, एडिशन का नहीं है, इसी बोल रहा। यहाँ सब पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन डॉट जीएस तो वो आपको एरर देगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इंडेक्स से आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशन के, नीचे फॉर्म रहेगा वो शो होगा, फिर यहाँ से आपको दूसरे पेज पे जाना, ऐसा घूमते रहना पड़ेगा आपको। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये दो चीज एक साथ हो जा रही है। ठीक है, फिर अगर आपको वो अलग अलग करना है तो आपको पूरे अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। समझा? ठीक है, तो चलो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं अपन, और कल मिलते हैं 11 बजे। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। Hello, Joseph.